तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और वो रिटायरमेंट जो होता था वो होता था किसी एक पर्टिकुलर डेट को। आज हम बात क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ष के दौरान में साझेदार की सेवानिवृत्ति। अगर वर्ष के दौरान में जाता है तब तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर इज प्लान्ड, पहले से ही प्लान होती है कि हाँ भाई किस डेट को रिटायरमेंट होना है। पार्टनर में रिटायर और द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो साल का पहला दिन होता है उस दिन पार्टनर रिटायर हो सकता है अगर पहले से ही प्लान किया हुआ है। लेकिन देयर में बी अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप से साल के बीच में, पूरी साल चल रही है और उसके बीच में अचानक वो रिटायर होने लगता है, हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको क्या करते हैं, इन इस सच अ सिचुएशन, इस सच सिचुएशन में क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटायर टू, एंटायर मतलब उसको अधिकार होता है, टू हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अपने प्रॉफिट और लॉस का शेयर लेने का उसको अधिकार होता है। कहां से? beginning of the accounting year up to the date of retirement. Besides share in reserve, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस और गुडविल। देखिए, गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, इनको लेने के बाद जो पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो रहा है तो उसको क्या अधिकार होता है? तो उसको अधिकार होता है कि वो साल के शुरू होने से, साल के पहले दिन से और जहां तक रिटायर हो रहा है उस रिटायर होने तक अपना शेयर ले सकता है प्रॉफिट में से। ठीक है। जैसे कोई 1 मई को रिटायर हो रहा है और साल कब चलती है? 1 अप्रैल को। तो साल कब शुरू हुई? 1 अप्रैल को। अब अप्रैल और मई, अब यहाँ पर वो 30 मान लेते हैं, 30 मई को वो रिटायर हो रहा है। 30 मई को, तो 30 कह दो या 31 कह दो, एक ही बात है। देखिए, थर्ड, तो एक तो अप्रैल और दूसरा मई, तो वो प्रॉफिट इन दोनों महीनों का लेगा क्योंकि वो कब रिटायर हो रहा है? 30 मई को रिटायर हो रहा है और साल कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल से। तो उसको अधिकार है, किस चीज का अधिकार है? कि वो इस डेट तक भी अपना प्रॉफिट लेगा। खैर ये बात को आपको पता होगी। अब बात कर लेते हैं हर हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी। अब उसका जो प्रॉफिट का शेयर है, जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है, वो आप किस तरह से देंगे, कैसे होगा उसका हिस्सा, ये भी तो बात आती है। तो देखिए, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, या तो पिछले साल के प्रॉफिट के को बेस मानकर, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ उसी को आप मान लो इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, वैसे हिस्सा दे दोगे। या फिर एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का एवरेज ले लो, जो भी एवरेज आ रहा है उसी को मान लो कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा। तो आप पिछले साल का प्रॉफिट मान सकते हैं इस साल भी, क्योंकि भाई आपको क्या पता। अब आप समझिए, अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को तो हमारी साल शुरू हो गई और रिटायर कब हो रहा है पार्टनर? वो हो रहा है 30 या 31 या 30 मई को। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा 2 महीने में उसका प्रॉफिट हमने कितना कमाया है? हमने कोई स्टेटमेंट तो बना रखे नहीं है। स्टेटमेंट तो 1 साल बाद बनेंगे, जब पूरा साल हो जाएगा 31 मार्च में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करते हैं इसको, या तो पिछले साल के प्रॉफिट को मान लेते हैं कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा। भाई 12 महीने का जो प्रॉफिट है पिछले साल का, उसको 2 महीने का बना लेंगे 2/12 से मल्टीप्लाई करके। या फिर पिछले सालों का कुछ एवरेज प्रॉफिट लेंगे, समझ लेंगे, मान लेंगे कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है हम, दूसरा क्या कर लेते हैं इसको, दूसरा हम ये है कि इसको हम डिटरमाइन करते हैं प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, उस डेट तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है। मतलब 2 महीने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं। भाई जाने वाला जो पार्टनर रिटायर हो रहा है साल के बीच में, या तो आप स्टेटमेंट बना लीजिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए उसको कितना प्रॉफिट देना, या फिर जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ है उसी को मान लीजिए कि इतना ही प्रॉफिट इस साल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले वाले की।
तो पहले वाले में भी क्या है, पहले वाले में भी सबसे पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें क्या है, जिसमें बताया गया है कि जब प्रॉफिट और लॉस एस्टिमेट किया जाता है पिछले साल के प्रॉफिट पर, या फिर पिछले साल के कुछ, जो पिछले साल थे, पीछे के कुछ साल थे, उनका एवरेज ले लिया और उस पर आप क्या मान रहे हैं, उसको आप प्रॉफिट मानकर चल रहे हैं। बात नहीं समझ में आई, देखिए दोबारा समझिए। भाई बात यह है कि आप या तो पिछले साल के प्रॉफिट को मान लो कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा, या पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट, जैसे पिछले 3 साल के प्रॉफिट, एक बार 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक बार 3 लाख का हुआ, एक बार 1 लाख का हुआ, तो आप इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालेंगे, इनको आप जोड़ लो। तो जोड़ का क्या हो जाएगा, छह, छह को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो सोच लो इस साल 2 लाख प्रॉफिट होगा, मानकर चल रहे हैं। तो आप कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप, पहली सिचुएशन क्या लेते हैं हम, जब आप पीरियड में बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज पीरियड। तो इसमें पहली सिचुएशन हम देखते हैं और पहले के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या मेथड है, कैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अमृत विद प्रॉफिट शेयर ऑफ 310, अमृत है, कितना प्रॉफिट लेता वो 310, तो प्रॉफिट लेता वो 310 फर्म में। रिटायर फ्रॉम द फर्म 30 जून, फर्म से कब रिटायर हो जा रहा है, 30 जून 2025 में। इट वॉज एग्रीड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा इस डेट तक का, 30 जून तक का, वो कैसे करना है, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट को मान लीजिए कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट लास्ट ईयर का ही हम मान लेंगे इतना प्रॉफिट होगा। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 2,40,000। अब पूछ रहे हैं अमृत शेयर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से साल शुरू हुई थी और कहाँ रिटायर हो रहा है वो, 30 जून को रिटायर हो रहा। तो इस पीरियड का बताइए, ये जो इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 18,000। तो इसको कैलकुलेटेड एज फॉलो। अभी 18,000 आया, कैसे कैलकुलेट किया, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए इन्होंने खुद ही बता दिया 18,000 प्रॉफिट है, कैसे कैलकुलेट किया ये देखिए। 1 अप्रैल से कितने महीने हो गए यहाँ, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। कितने हो गए, 3 महीने। तो यहाँ पर हम जो मानेंगे फर्म्स का प्रॉफिट, हम मानकर चल रहे हैं कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट होगा। फर्म्स को जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट होगा। पिछले साल कितना हुआ था, 2,40,000 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो 2,40,000 का आप 3 into 12 कर लीजिए। अब 3 into 12 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 3 महीने का, ये तो पिछले पूरी साल का दिया हुआ है, हमें तो 3 महीने का निकालना है। फर्म को कितना हुआ, 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से इसको करेंगे 2 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो इस हिसाब से कितना प्रॉफिट आ रहा है, 60,000 आ रहा है 3 महीने का प्रॉफिट। अब 60,000 ही थोड़ी ना दे देंगे उसको, 60,000 तो फर्म का आया है, कौन जा रहा है, अमृत जा रहा है। तो अमृत का हम क्या करेंगे, अमृत का शेयर देखेंगे, अमृत का शेयर कितना है। तो अमृत का शेयर कितना होगा, ये जो 60,000 प्रॉफिट है 3 महीने का, पूरी फर्म का 3 महीने का जो प्रॉफिट है, इसको उसका हिस्सा बना देंगे। उसका हिस्सा कितना है, 3/10। तो 3/10 को इसे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6×18। तो इस तरह से 18,000 रुपया निकल कर आया। तो उसका प्रॉफिट कितना था, 18,000 था। कितना था, 18,000 था। और इसको क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, और इसको इतना अच्छा बन सकता है, ये बन सकता है अमृत शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस विल बी, यहां तक कर लीजिए, कितना होगा, तो उसके साल का जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, इसको हटा लीजिए, ये आपका पूरा करेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए, अभी आपका क्वेश्चन बन गया कि बताइए अब कितना कितना प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है, तो देखिए ये आपका करेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए अमृत का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा। तो भाई पिछले साल प्रॉफिट था 2,40,000, इस साल 3 महीने का प्रॉफिट बना लो इसको। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/12 से, और साथ में अमृत के हिस्से से भी इसको डिवाइड कर दिया, तो अमृत का हिस्सा आ गया 18,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 18,000 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 18,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18,000। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है जब आप पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानकर चल रहे हैं।
तो देखिए इस सिचुएशन को देखिए, ये दूसरी सिचुएशन है, इससे और क्लियर होगा। भारत जिसका लाभ का अंश आधा था, कह रहे हैं भारत विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2। कितना प्रॉफिट लेता है वो पार्टनरशिप में से? 1/2 मतलब आधा। रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर्ड हो जाता है। और कब रिटायर हो रहा है? कह रहे हैं वो हो जाता है 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो जाता है। अब बताइए क्या ये पहला दिन है जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे? ये तो 30 सितंबर को साल के बीच में जा रहा है। देखिए इसको मैंने अलग क्यों लिया, वजह सुनिए। इसको मैंने अलग क्यों लिया, ये मैंने रिटायरमेंट में कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्योंकि रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर और डेथ ऑफ द पार्टनर ये दोनों सेम है, दोनों ही आपके यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एक मामूली सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो 30 सितंबर को वो जा रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट प्रॉफिट लॉस शेयर रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ लास्ट 3 ईयर। कह रहे हैं कि जो रिटायर पार्टनर है, जाने वाला पार्टनर है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा जाएगा, कितना शेयर मिलेगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पर देखना है। किस पर? एवरेज नेट प्रॉफिट लॉस लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लीजिए, वही प्रॉफिट इस साल होगा। तो अब कह रहे हैं नेट प्रॉफिट और लॉस लास्ट 3 ईयर का क्या क्या दिया हुआ है। अब उन 3 साल का पिछले का देखो। देखो एक साल का क्या दिया है? 2,40,000। दूसरे साल का नहीं दिखाई दे रहा, चलो इसको देख लेते हैं, इंक हल्की कर लेते हैं, यही ले लेते हैं। तो 2,40,000 तो है, ये तो क्या है? ये है पिछले साल का लॉस। और 2,20,000 ये भी पिछली बार लॉस हुआ। एंड 2,80,000 ये दिया हुआ है आपको। तो ये जो दिया हुआ है इसका हम निकाल लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं फर्म का एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे देखेंगे हम? देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है पहले आपको लॉस। पहले क्या दिया हुआ? लॉस दिया हुआ, मतलब माइनस में लिख लेते हैं। 2,40,000 का तो है लॉस, माइनस दूसरा भी लॉस है 2,20,000 का। और तीसरी साल का प्रॉफिट है तो इसको प्लस में लिख लेते हैं 2,80,000। और अपॉन 3 से करते हैं डिवाइड। तो देखिए 24 और हाँ इनको ऐड कर लेते हैं, 2,40,000 और 2,20,000, तो ये हो जाएंगे 4,60,000। माइनस के 4,60,000 और प्लस के 2,80,000। तो माइनस के हो गए आपके 4,60,000, 4,60,000 और 2,80,000। 2,80,000 ये हैं प्लस के। माइनस कर लेते हैं, ज्यादा कौन सा? जीरो। 16 में से 8 गए 8, 3 में से 2 गए, बचा 1। 1,18,000 क्या बचा? लॉस बचा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो ये आ गया माइनस का 1,80,000। 1,80,000 इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 6,000। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है एवरेज लॉस 60,000 रुपए का लॉस आ रहा है। कैसे? क्योंकि ये माइनस में है इसलिए लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब इस साल भी क्या मानेंगे हम? इस साल भी हम मानकर चलेंगे कि 60,000 का इस साल भी लॉस होगा। इस साल भी 60,000 का लॉस होगा। अब ये तो पूरी साल का है, ये तो पूरी साल का है। हमें क्या करना है? हमें इस पूरी साल के को बनाना है कितने महीने का? भाई कब गया है वो गया है आपका 30 सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने का। तो ये तो था पूरी साल का। हम क्या कर लेंगे? इसको 6 महीने का बना लेंगे। तो 6 महीने का लॉस कितना हो जाएगा? लॉस ये हो जाएगा आपका लॉस फॉर 6 मंथ। 6 महीने का 6 मंथ। तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 30,000, मतलब आधा। पूरी साल का 60 है तो 6 महीने का आधा। अब ये तो हो गया 30,000 लॉस, ये तो हो गया लॉस। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो जा रहा है उसका हिस्सा। जा रहा कौन है? भारत। तो भारत का शेयर कितना होगा इस लॉस में? लॉस है तो लॉस भी देकर जाएगा। तो भारत शेयर, भारत शेयर इन लॉस, इस लॉस में भारत का शेयर कितना होगा? भारत का शेयर होगा 30,000 का 1/2, क्योंकि वो कैसे बांटता है प्रॉफिट? वो लेता है 1/2 में। तो इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15,000। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15,000 इसका लॉस हो जाएगा। तो ये एवरेज बेसिस पर निकाल लिया हमने। इस सिचुएशन को देखिए, इस सिचुएशन में क्या है? यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट जो फाइंड करना है हमें, क्या?
प्रॉफिट ऑन सेल, सेल्स बेसिस पर करेंगे हम। किस पर करेंगे अब? सेल्स बेसिस पर। तो सेल्स बेसिस का एग्जांपल समझते कैसे हो सकता। देखिए यहां पर कहा गया है कि शरद विद द प्रॉफिट शेयर 410, शरद है वो कितना प्रॉफिट लेता है? वो 410 प्रॉफिट लेता है। फर्म ऑन 31 जुलाई रिटायर हो जाता है फर्म से 31 जुलाई 2024 को। 1 अप्रैल को नहीं गया, कब गया है? 31 जुलाई को। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद जा रहा पूरे। इन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की टर्म्स थी, शर्तें थी क्या? कि प्रॉफिट शेयर जो होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो हमें कैसे करना है? लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट रेट ऑन द सेल, सेल पर प्रॉफिट रेट निकालना है बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जब तक रिटायरमेंट होगा तब तक का हमें क्या निकालना है? सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट निकालना है। तो इस ईयर, इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2024 जो नेट प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ दो 20 लाख वॉज 2 लाख। तो देखिए प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। सेल कितनी हुई थी पिछली साल? 20 लाख। 20 लाख सेल थी और पिछली साल इस पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब इस साल की बात कर लो, और कह रहे हैं सेल फ्रॉम द 1 अप्रैल, इस साल के पहले दिन से अप टू द 31 जुलाई तक जो सेल है वो है आपकी 15 लाख की। तो बताओ शरद का शेयर कितना होगा? तो यहाँ क्या परसेंटेज बनानी पड़ती है। तो पहले क्या बनाते हैं, इसमें रेट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ऑन रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की रेट ऑन प्रॉफिट निकाल लेते हैं सेल्स बेसिस पर। तो आप क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट कितना था, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, क्योंकि रेट है परसेंट में बनानी है, और अपोन में लिख लेंगे सेल, अपोन में सेल। आ जाइए तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ पिछले साल? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख में मल्टीप्लाई किसी करोगे? 100 की मल्टीप्लाई करोगे, और अपोन में क्या लिख दोगे? सेल। सेल कितनी है? सब मैं पिछले साल का कर रहा हूं अभी। तो पिछली साल की सेल है 20 लाख रुपए। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 जीरो से 5 जीरो कट हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 से 20 पंजे 100, 25 जा 100। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10%। इसका मतलब प्रॉफिट जो है 10% होता है सेल का। अब समझ जाइए इस करंट ईयर जो चल रही है इसका प्रॉफिट कितना होगा? तो 10% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब डेट देख लीजिए कब तक की, 31 मार्च तक की सेल इतनी है, तो प्रॉफिट कितना होगा? करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेल का 10%, 10% ऑफ सेल, सेल का 10%। अब सेल कितनी है यहाँ? सेल इस बार हुई है, जब तक वो रिटायर हो रहा है तब तक जो सेल हो रही है 15 लाख रुपए की हो रही है, इनटू अपॉन 110, और अपॉन में 100% हटा दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3 4 जीरो, मतलब 15 हो 4 जीरो, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया इस साल का। तो ये तो 1.5 लाख प्रॉफिट आया है, किसका? फर्म का प्रॉफिट आया है। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है शरद का कितना है। तो हमें तो शरद का बताना ना, तो शरद का बताते हैं। तो देखिए शरद का निकालने के लिए क्या करते हैं, जो शरद का हिस्सा है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। शरद शेयर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? शरद का शेयर देख लेते हैं। शरद शेयर प्रॉफिट में शरद का शेयर कितना होगा? 1,50,000 में कितना शेयर लेता है वो लेता है 410। कहां से लिख रहा हूं मैं 410? ये रहा आपका, शुरू में बता दिया था क्वेश्चन में 410। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, और 15 चौका 60, मतलब 15 4 जा 60। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर ली 60 और 30, इसका मतलब 60,000। तो जो शरद का शेयर होगा वो हो जाएगा 60,000। अब आप देख लीजिए, अगर आपको सेल बेसिस पर निकालना है तो पहले रेट निकाल लीजिए प्रॉफिट की, जो परसेंटेज आती है उतना परसेंट फिर करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो पिछले साल के प्रॉफिट को ही इस साल का प्रॉफिट मानना है तो उसको भी आप सीधी सीधी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों ही कंडीशन बता दी है आपको। तो यहाँ पर बात हुई, अगर कोई पार्टनर साल के बीच में चला जाता है पार्टनरशिप फर्म से, तो हम उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो हमने वो मेथड सीखे। अब इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं, ये तो मैथ्स था।
ये तो मैथ किया हमने। अब अकाउंटिंग सीखेंगे कि आखिर उसको कैसे जनरल एंट्री करेंगे, कैसे उसको शो करेंगे, तो ये देखना है। तो देखिए इसकी सिचुएशन क्या बनती है अकाउंटिंग में, देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होगी रिटायरिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट देते वक्त। तो कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप से, तो यहां पर दो सिचुएशन बन सकती हैं। दो सिचुएशन कौन कौन सी बन सकती हैं? तो पहली सिचुएशन तो ये है, जाने वाला तो जा ही रहा है फर्म से, बाकी जो बचे पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट जो फ्यूचर में बांटेंगे वो उसी रेशो में बांटेंगे जैसे वो पहले बांट रहे थे। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू रखेंगे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रखेंगे जैसे पहले था। देखिए क्या बात है, ये यूं कह रहे हैं कि अगर तीन पार्टनर हैं 3:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं बीच वाला तो ये चला जाता है बीच वाला, तो क्या बचा इनका, इनका बच रहा है 3:1, तो ऐसे ही प्रॉफिट बांटे जाएंगे। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब कोई पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो जाता है फर्म से, चला जाता है, बहुत अच्छी बात है, और जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेंगे। अब वो पुराने हिसाब में नहीं बांटेंगे, नए हिसाब में बांटेंगे। जैसे तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में, तीन पार्टनर है 3:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, इनमें से चला जाता है कौन, इनमें से चला जाता है बीच वाला, चला जाता है ये, चला जाता है, तो क्या बचा इनका प्रॉफिट शेयरिंग, इनका बचा 3:1। लेकिन ये तो पुराना है, अब वो अब की बार इसे भी बदल जाएंगे, कहेंगे भाई देखो बीच वाला तो गया अब जाने वाला, अब एक काम करते हैं, अब हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो ऐसे बांटेंगे क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूं, तो 5:2 में बांटेंगे। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दो तरह की आपके लिए सिचुएशन हो सकती है। एक, बचे हुए पार्टनर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लेते, एक वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हैं अपना। तो दोनों सिचुएशन को देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अगर कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि शेयर जो होगा प्रॉफिट का या लॉस का रिटायरिंग पार्टनर का, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। अगर वही रेशो है, अगर वही रेशो है तो हम किस में चेंज करेंगे, किस में से देंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देंगे। कहने का मीन्स ये है, तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, वो 3:1 में बांटते हैं। कौन जा रहा है, यहां से जो जा रहा है वो बी जा रहा है, तो बी तो हट गया। अब नया प्रॉफिट रेशो क्या होगा, नया प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं कह रहे, तो इसका मतलब ये ऐसे ही बांटेंगे 3:1 में। इसका मतलब इन्होंने, पुराने वालों ने अपना प्रॉफिट चेंज नहीं किया है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं किया है। बेचारे पुराने वालों ने, छोड़ने वाला चला गया, छोड़ने वाला ये पार्टनर ए बी सी होते तो बी तो चला गया, तो ए ने और सी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं किया, 3:1 रखा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये होता है कि ये जो प्रॉफिट है इनका, ये जो इनका प्रॉफिट है जाने वाले का बी का, तो बी को क्या करेंगे, कहां से देंगे हम प्रॉफिट, हम प्रॉफिट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, तो को करेंगे डेबिट। और टू, किसको दे देंगे शेयर, जो जा रहा है रिटायर पार्टनर, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये अकाउंटिंग करेंगे। देखिए ऐसी सिचुएशन में ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कर लेंगे हम क्रेडिट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कोई प्रॉफिट थोड़ी ना बना लिया, अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी ना बना लिया, अभी तो बात सस्पेंस में है, साल के बीच में ही जा रहा है वो। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इसी सिचुएशन में, इसी में ही अगर लॉस हो गया, ये कब है सिचुएशन, ये तो तब है अगर हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो प्रॉफिट को कैसे दे देंगे, सस्पेंस, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। बट अगर लॉस है, अगर जाने वाले को हम लॉस दे रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, इस एंट्री का जस्ट अपोजिट कर देंगे, देख लो इसका अपोजिट कर दिया, क्या कर देंगे अपोजिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे जाने वाले को, और P&L सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कब करेंगे, जब रेशो चेंज नहीं करते हैं, रेशो चेंज, चेंज नहीं करते हैं, ये तब की बात है, नहीं करते हैं जो बचे पार्टनर
रेशो चेंज नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब देख लीजिए दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है? जब वो अपना अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। ये सिचुएशन कौन सी होगी? वो अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, तीन पार्टनर थे, ए बी सी। प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 3:2:1। कौन जा रहा है? बी जा रहा है। ठीक है। और नया रेशो कह दिया कि जो नया रेशो होगा ए और बी का वो होगा 5:2। क्या होगा? 5:2। तो देखो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया ना। पहले एसी का क्या था? 3:1। अब एसी का क्या होगा? 5:2। तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? गेनिंग रेशो निकालना है। इसमें देखना किस पार्टनर को तो गेन हो रहा है और कौन सैक्रिफाई कर रहा है। और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। गेनिंग कब होगा? जब आप न्यू शेयर में से न्यू शेयर में से माइनस कर दोगे ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से माइनस कर दोगे ओल्ड शेयर, तो ये क्या आ जाएगा? गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर आ जाएगा पार्टनर का। और गेनिंग शेयर से गेनिंग रेशो निकाल कर गेनिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। अब देखिए उसके लिए क्या जनरल एंट्री करोगे वो देखो। इस सिचुएशन को देख लो। देखिए अब जनरल एंट्री बदल गई। अब क्या आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। तो इस सिचुएशन में या तो आप ये दो एंट्री बना लो, या तो आप ये दोनों एंट्री बना लो, या फिर इनकी जगह एक एंट्री समझिए क्या बनाओगे। देखिए जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनको तो डेबिट कर दीजिए। जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनको तो डेबिट कर दीजिए। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करोगे? उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये एंट्री बन जाएगी कब? यदि प्रॉफिट हो रहा है। जब यदि प्रॉफिट हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसे सर, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रुको जरा अभी बताते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ, लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे? तो लॉस की कंडीशन में या तो ये दोनों एंट्री बना दो, या फिर एक काम कर लो, जाने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को तो कर दो डेबिट, और जो गेनिंग पार्टनर है उनको कर दो क्रेडिट। ये लॉस की कंडीशन में बना लो। अब इन कंडीशन को क्लियर करते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए इस एग्जाम्पल से हमारा दोनों ही सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने कहा ना, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आज आप फर्स्ट टाइम अपनी पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं। और सभी को मैं ऐसे ही लेकर चलूंगा, लेकिन कुछ दिन तक। जब मेरा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम फटाफट सेट पर पहुंचेंगे, क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे जो हाई लेवल के होंगे। लेकिन जिसने ये समझ लिया वो उन सब के आंसर भी आसानी से दे सकता है। तो देखिए अंकित है, सैन है और लवित है, ये तीन पार्टनर है। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? ये 7:5:3 में बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका। कह रहे हैं फोर्थ कह रहे हैं फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 वो कितना था? 1,80,000 का प्रॉफिट था। सैन रिटायर हो जाता है 31 मार्च जुलाई 2025 को। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी, जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद वो रिटायर हो जाता है। चौथा महीना पूरा करके, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीने बाद रिटायर हो जाता है। तो रिटायर होने पर कह रहे हैं प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कह रहे हैं कि जब तक वो रिटायर होता है तब तक का प्रॉफिट, उस डेट तक, मतलब 31 जुलाई तक जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कहां से आएगा ये प्रॉफिट? जो पिछली साल प्रॉफिट हुआ है ना, वही प्रॉफिट इस साल माना जाएगा। 1,80,000 पिछले साल प्रॉफिट हुआ, तो मान लो इस साल भी 1,80,000 ही प्रॉफिट होगा। तो कह रहे हैं अब देखिए शान का जो है, जो रिटायर हो रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर रिटायरमेंट की डेट तक कैसे तो आप कैलकुलेट करोगे, और कैसे आप उसकी जनरल एंट्री करोगे ये बताइए। दो कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन, ये जो बाकी जो बचे, शांतो चला गया, शांतो चला गया, अंकित बचा, लवित बचा, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं। पहली कंडीशन। ये क्या कह रहे हैं? भाई हम तो अपना प्रॉफिट जो बांटेंगे, कौन चला गया इनका? इनके यहां से चला गया है, ये शान चला गया है। तो ये दोनों प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 7:3 में। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि हम जो प्रॉफिट बांटेंगे, तो दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं ये दोनों, अंकित और लवित,
अपना दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, कहते हैं कि हम तो फ्यूचर में प्रॉफिट 1:1 में बांटेंगे। तो ये दो तरह की कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? दो तरह की कंडीशन दे रखी है, 1:1। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए आप, आपको पहले क्या करना है, पहली कंडीशन लेके चलते हैं हम, और पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहली कंडीशन में इनका रेशियो लिख लेते हैं। देखिए ओल्ड पहले लिख लेते हैं पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर्स यहाँ पर कौन कौन है ये बात कर लेते हैं। तो पार्टनर कौन कौन थे यहाँ पर? पार्टनर थे अंकित, शान और लविश। मैं लिख लेता हूं, ए फॉर अंकित, एस फॉर शान और एल फॉर लविश। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7, 5 और 3, 7:5:3 ये था। चला जाता कौन है पार्टनरशिप से? जो जा रहा है वो जा रहा है शान, ये तो चला जाता है। अब नया प्रॉफिट क्या होगा इनका? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगा? वो यही होगा, 7 और 3 होगा, 7:3 होगा। तो इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में बताइए जो इस साल है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? भाई लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1,80,000 रुपए दिया हुआ है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था 1,80,000 दिया हुआ, उसी को मानेंगे इस साल भी 1,80,000 होगा। लेकिन यहाँ डेट देखिए, डेट कब जा रहा है? वो 31 जुलाई को जा रहा है। तो हम देखेंगे प्रॉफिट, हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000 का कितने महीने का कर दोगे? भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का प्रॉफिट कर दो इसको। तो 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर लो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से इसे डिवाइड करोगे आ जाएगा 6। मतलब कहने का ये है इस साल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 60,000 का। ये हम मानकर चल रहे हैं कि 60,000 का प्रॉफिट होगा। भाई रियल में तो क्या पता लॉस हो जाए, लेकिन मानकर चलने के जो पिछले साल लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, इतना ही अब होगा। अब इसमें से हम देखते हैं शान का शेयर, किसका? शान का शेयर देखते हैं, शान का शेयर कितना होगा। तो शान शेयर क्योंकि शान जा रहा है, तो शान का शेयर देखते हैं। तो शान का शेयर कितना होगा भाई? शान को हम 60,000 रुपए का कितना देंगे? जितना उसका शेयर है। कितना शेयर है उसका? 5। कितना है? 7, 5, 12, 3, 15, 5, 15। तो 5, 15 शेयर उसको दे देंगे। सोल्व कर लेते हैं भैया, 15 से इसको, 15 चौका 60, मतलब 15 4 जा 16, और मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो 4 5 जा 20, मतलब 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका 20,000। तो शान का प्रॉफिट कितना आया? 20,000 प्रॉफिट आ गया शान का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे अब आप? भाई शान का हिस्सा दोगे प्रॉफिट में से तो क्या एंट्री करोगे? अब आप एंट्री करोगे, इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? अलग इंक ले लेते हैं। देखिए ये करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों कहूं? क्योंकि यहाँ तो अभी पता ही नहीं है प्रॉफिट, साल तो पूरा हुआ ही नहीं है। हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को तो करेंगे हम डेबिट, और टू किसको करेंगे? टू करेंगे जो जा रहा है पार्टनर। कौन जा रहा है? शान जा रहा है। तो शान्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शान कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से? 20,000 से यहाँ डेबिट और 20,000 से यहाँ। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट जो निकला शान का उसको प्रॉफिट बांट दिया। क्या हम यही करेंगे? बस यही करेंगे। पहली कंडीशन ये जो थी आपकी, ये पूरी होगी। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या कह रहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ये जो है आपका अंकित, शान और लवित है, इसमें से क्या होता है? ये बीच वाला तो जा रहा है, बीच वाला जा रहा है। तो ये जो बचे अंकित और लवित, ये कह रहे हैं भाई अब जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे 7-3 में नहीं बांटेंगे, अब बांटेंगे हम बराबर बराबर, 1:1 बांटेंगे। तो यहाँ तो चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। अब काम क्या बढ़ जाता है? अब काम आपका ये बढ़ गया कि आपको अब इनका गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया था, अब आपको गेनिंग निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं गेनिंग।
किसकी बात कर लेते हैं पहले? पहले करते हैं अंकित को कितना गेन हुआ। कौन सी सिचुएशन है ये? दूसरी। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये केस है दूसरा। अंकित गेन, अंकित गेन, अंकित गेन शेयर निकाल लेते हैं। अंकित गेन शेयर, तो अंकित को कितना गेन हुआ? देखिए पहले देखिए कि अंकित का नया कितना है, नया है इसका, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड होता है, नया है 1/2, क्योंकि 1:1 में ले रहे हैं वो, तो 1/2, 1/2 हो गया। और इसका पुराना शेयर कितना है? पुराना शेयर कितना था? आ जाइए क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए पुराना शेयर ये रहा, अंकित का कितना था? 7/15। 15 कहां से आया? इन सब का टोटल। तो 7, 5, 12, 3, 15, तो 7/15 था अंकित का। तो 7/15 को कर देते हैं यहां से माइनस, 7/15 को कर देते हैं माइनस। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम ले लेते हैं। क्या लोगे एलसीएम? 30 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 2 से काट दीजिए 30 को, 15 आया, 15 एकम 15, यहाँ 15 लिख देते हैं माइनस, 15 से 30 को काट दो, 2 आया, 2 सते 14 कर लेते हैं। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? इसका आ गया 1/30। तो इसको कितना गेन हो रहा है? 1/30 गेन हो रहा है। इसी तरह से दूसरे का देखते हैं, अंकित शाम, और तीसरा कौन था? लवित। अब देखते हैं लवित का। अब किसका देखते हैं? लवित। तो लवित से गेन देख लेते हैं, लवित को कितना गेन हुआ है, मतलब इसको कितना फायदा हो रहा है इसके शान के जाने से। तो इसका गेन शेयर देख लेते हैं, इसका भी उसी तरह से निकालेंगे। नया कितना है? 1/2 माइनस पुराना कितना है इसका? पुराना था इसका 3/15। पुराना कितना था? 3/15। तो 3/15 को कर देते हैं यहाँ पर कम। एलसीएम कितना लेंगे? 30 ले लेंगे एलसीएम, 30 ले लेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे 15, 15 को ऐसे यहाँ लिख देंगे 15 माइनस, 15 से 15 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, और अपोन में आ जाएगा 30, तो ये आ गया 12/30। ठीक है, 12/30, या कहीं गलती हो गई? 1/2 था, तो 2 से डिवाइड करा, 15 एकन 15, 30 ही एलसीएम लिया। ठीक है, 2/15 था ना, 2/15 का एलसीएम हमने 30 लिया। 2 से काटा 15, 15 एकन 15 माइनस 15 दूनी 30, 2 तिया 6। देखो यहाँ गलती हो गई भाई। तो जब 15 से काटेंगे इसको, तो 15 दूनी 30 और 2 तिया 6, यहाँ आएगा 6। यहाँ गलती कर गई। अब देख लेते हैं, यहाँ 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9, 30 बचा। तो इनका जो गेन आ रहा है वो क्या आ रहा है? अब इनका गेनिंग रेशो निकाल लीजिए। गेनिंग, 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 गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या होगा इनका? गेनिंग रेशो होगा 1:9। ये है इनका गेनिंग रेशो। अब इस गेनिंग रेशो को हम काम में लेंगे। किस काम में लेंगे? कि जो शेयर निकला था, किसका शेयर निकला था भाई? जो जाने वाला था। जाने वाले का शेयर कितना था? तो जाने वाला का शेयर हमने अभी तो कैलकुलेट किया था, कितना था? 20,000 रुपए उसको देने हैं। अब देखो 20,000 रुपए कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए 20,000 रुपए को अंकित भी देगा और लवित भी देगा। अंकित भी देगा, लवित भी देगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? अंकित जो है, अंकित, अंकित कैपिटल अकाउंट को तो करेंगे हम डेबिट। अंकित कैपिटल अकाउंट को तो करेंगे हम डेबिट। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल से हम निकाल रहे हैं। दूसरा कौन है? दूसरा है लवित। तो लवित की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। लवित कैपिटल अकाउंट, भाई इनकी कैपिटल अकाउंट को क्यों कर रहे हो आप डेबिट? क्योंकि इनको गेन हो रहा है। और अगर इनको सैक्रिफाई होता तो इनसे फिर हम लेते, अगर सैक्रिफाई होते इनको देते, इनको क्रेडिट करते। और 2 में क्या कर देंगे? 2 में जो भाई जा रहा है, कौन जा रहा है? शान जा रहा है। तो शान की जो कैपिटल है, शान की जो कैपिटल है, तो शान कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट। तो इन दोनों से लिया, शान को दिया। शान का तो आपको पता ही है कितना देना, शान को 20,000 रुपए देने, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब ये कैसे देने हैं? ये देने हैं हमें इस रेशो में, 1:9 रेशो में। तो चलो देते हैं। तो देखिए पहले किसको देते हैं? अंकित को देखते हैं, अंकित कितने देगा? अंकित कितने देगा भाई? तो अंकित का कैसे निकालेंगे? जो 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए का अंकित कितना देगा? अंकित देगा 1/10। आप कहेंगे 1 कहां से आया? 1 आया इस रेशो से, गेनिंग रेशो से। 10 कहां से आया? इन दोनों का
टोटल, तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आगे इसका 2000। 2000 रुपए तो देगा कौन? अंकित। तो 2000 रुपए अंकित से निकालने और सीधे 18 बचे। फिर भी चलो ना मानो तो आप इसको निकाल लो। तो 20,000 को आप दोबारा क्या करोगे? 9/10 निकाल लोगे। तो इसको काट दीजिए, क्या आ गया आपका? 18,000 आ गया। तो आप इस एंट्री को बना देंगे। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगर ये प्रॉफिट रेशो चेंज नहीं होता है तो सिंपल एंट्री आपको ये बनानी है, P&L को करो डेबिट और जाने वाले की कैपिटल कर दो क्रेडिट। बट अगर पार्टनर अपना शेयर चेंज करते हैं, नया वाला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, और अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है, जाने वाले से मतलब ये नया रेशो इनका दे रखा है, तो फिर आप इस तरह से एंट्री करोगे। अब आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम चले कहां से थे? हम यहां से चले थे कि अगर हमारा कोई पार्टनर साल के बीच में फर्म से रिटायर हो जाता है तो उसको जो दिया जाता है वो तो सब देंगे, रिजर्व देंगे, प्रोविजन देंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट देंगे, गुडविल देंगे। बट अगर उसको प्रॉफिट भी देंगे उसके जाने तक, जब तक वो फर्म में रहा तब तक का प्रॉफिट देंगे। कैसे? तो उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या उसकी जनरल एंट्री बनेंगी, ये हमने देखा। अब उसी में ही हम देख रहे थे कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। याद है आपको या भूल गए? आपको ये बात याद है या भूल गए कि दो मेथड होते हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूं दो मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? कि पहला मेथड तो यह है कि आप पिछले साल के प्रॉफिट पर प्रॉफिट निकाल लो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वही बात हो गई जैसे हम बनाते हैं पार्टनरशिप में। आपने जब इसका फंडामेंटल चैप्टर किया होगा कभी अपने स्कूल लाइफ में, तो आपने तब देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसी तरह से अब बना लो। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। अगर आपका पार्टनर जा रहा है साल के बीच में और आपको क्या तैयार करने हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं। अब पार्टनरशिप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, क्या क्या होता है उसमें? देखिए, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है और साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है और आपकी बैलेंस शीट होती है। तो आप इनको तैयार कर लो। जो भी जाने वाले का हिस्सा निकले, शेयर निकले, उस भाई को दे देना। और देने पर एंट्री क्या पास करोगे? जो आप पहले से करते आए हो, सिंपल एंट्री पास कर देना। जो उसका जार जो सभी पार्टनर है सभी को दे लो, सभी को बांट लो। तो प्रॉफिट तो सभी को बांट दो, सभी पार्टनर को क्रेडिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो। क्योंकि प्रॉफिट जो बढ़ता है पार्टनर्स में वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बढ़ता है। तो इसको तो कर लो आप डेबिट, और टोटल पार्टनर्स की पीसीए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट। और अगर लॉस हो जाए तो लॉस में उल्टा कर दो, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर दो क्रेडिट। अब आप देखिए, क्या मैंने यहाँ एप्रोप्रिएशन की जगह सस्पेंस लिखा? नहीं। सस्पेंस तो तभी तो लिखा था जब हमें पता नहीं था कि इस साल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं था तो हम सस्पेंस लिखते थे। आज तो हम बना रहे हैं, सारे स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें से दे दो। तो मैं मानता हूं इसमें से तो कोई ऐसा खास अब बचा नहीं, मैंने सब कुछ करा दिया है। अब एक छोटा सा एक जो टॉपिक बचता है वो है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर की अगर मैं यहाँ बात करूं तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या है, तो इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब आप बात को समझो। देखिए, डेथ भी अचानक होएगी, उसका पता नहीं है कब होनी है। डेथ भी अलग ही अचानक हो जाएगी। और इसी तरह से ये जो था रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी तो साल के बीच में कभी भी जा रहा था पार्टनर। तो यहाँ पर जिस तरह से वहां गुडविल दे रहे थे, यहाँ भी आप गुडविल देंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी देंगे, जनरल रिजर्व भी बांट देंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा। फर्क कहाँ होता है? आखिर जो अलग थोड़ा होता है वो क्या होता है? तो देखिए, यदि साझेदारी विलेख में फर्म को जो आपको बात याद रखनी है वो क्या है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं थ्योरी भी। देखिए, साझेदारी समझौता जैसे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदार का प्रवेश और सेवानिवृत्ति साझेदार की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो आपका लाभ विभाजन अनुपात भी परिवर्तन हो जाता है, वो भी बदल जाता है। जो समझौता होता है साझेदारों में वो भी बदल बदल जाता है, एग्रीमेंट। और
साझेदार का जैसे प्रवेश होने पर और रिटायर होने पर, इसी तरह से मृत्यु होने पर भी बिल्कुल सारे काम ये ऐसे ही होते हैं जैसे इन पर होते थे। नया साझेदार समझौता लागू हो जाता है। हालांकि फर्म शेष साझेदारों के साथ अपना व्यवसाय जारी रख सकती है जो मृतक साझेदार की जगह उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात या नए लाभ अनुपात में लेते हैं, जैसा कि जारी सेवादारों के बीच सहमति हो। कह रहे हैं देखो, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अधिनियम की धारा 42 क्या क्या प्रावधान है इसको देखो। यदि साझेदार विलेख में फर्म को जारी रखने का प्रावधान नहीं है, आपने एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर हम में से किसी की डेथ हो जाएगी तो हम अपनी फर्म को जारी नहीं रखेंगे, बंद कर देंगे, एक काम है। या फिर साझेदारों की मृत्यु हो जाती है तो फर्म को विघटित कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया है, जैसे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में धारा 42 में प्रावधान है। देखिए इसको समझो, बात को क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। देखिए अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पहली बात, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंस्यूनिंग ऑफ फर्म, सॉरी, पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, वो प्रोवाइड करती है फॉर कंस्यूनिंग द पार्टनरशिप फर्म। देखो ध्यान से इसको समझना है, इस सिचुएशन को दोबारा देखते हैं। कह रहे हैं या तो साझेदारी विलेख में, पार्टनरशिप डीड में फर्म को जारी रखने का प्रावधान नहीं है कि फर्म को जारी रखना है, यदि साझेदारी विलेख में फर्म को जारी रखने का प्रावधान नहीं है और साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म को हम बंद कर देंगे, क्योंकि चलाने का तो प्रावधान था ही नहीं, जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की प्रावधान धारा 42 में है। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि हम फर्म को चलाते रहेंगे पार्टनर्स की डेथ होने पर भी, तो फर्म को आगे भी चलाया जा सकता है। तो बात दोनों क्लियर है। पार्टनरशिप डीड में या तो क्लियर होगा कि हम फर्म को चला सकते हैं तो चला लीजिए, या फिर ये होगा कि हम फर्म को चलाएंगे नहीं तो उसको बंद कर लीजिए। तो क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म को फिर हम बंद कर लेते हैं। साझेदार की मृत्यु पर लेखांकन की जो प्रक्रिया होगी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे रिटायरमेंट में होती हैं। दो सिचुएशन होती हैं। क्या, पहला, रिटायरमेंट में क्या सिचुएशन होती थी, पहली सिचुएशन ये होती थी कि जो रिटायरमेंट पार्टनर है वॉलेंटरी नेचर का है, इट कैन बी प्लान्ड वेयर डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान्ड। उसमें क्या होता था, उसमें तो पहले से प्लान होता था, उसमें तो पहले से प्लान होता था और यहाँ प्लान है नहीं, तो ये क्या सा बन गया, ये वो ना हो गया जैसे अचानक रिटायरमेंट लेता है पार्टनर, एक तो वो हो गया कि पार्टनर अचानक से जा रहा है, और दूसरा पेमेंट ड्यू अमाउंट इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वेयर ड्यू अमाउंट इज पेड टू द लीगल हायर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीड पार्टनर विल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, तो दोनों ही कंडीशन सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि देखिए यहां पर रिटायरमेंट तो होता है प्लान्ड, रिटायरमेंट तो होता है प्लान्ड, लेकिन डेथ प्लान्ड नहीं होती। एक तो ये डिफरेंस है दोनों में, और दूसरा कि यहाँ पर जो पेमेंट दिया जाता है, यहाँ जो पार्टनर जाता है उसी को रिटायर होता है उसी को उसका हिस्सा दे देते हैं, लेकिन डेथ में क्या होगा, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, एग्जीक्यूटर कौन होगा, लीगल हायर, कौन होगा, लीगल हायर, कानूनी रूप से जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको पैसा दे देंगे डेथ होने में। तो दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है वो आपने देख लिया, कि अगर रिटायरमेंट है वो प्लान है, डेथ प्लान नहीं है, अचानक हो जाती है। रिटायरमेंट में जाने वाले के हाथ पर जाने वाले को ही पैसा दे देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, और डेथ में उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होगी अगर डेथ हो जाती है, तो पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, पहली बात। दूसरा, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, गुडविल देनी पड़ेगी, किसको, जिसकी डेथ हो गई उसके हायर को।
और फिर एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट का और रीअसेटमेंट करेंगे लाइबिलिटी। दोबारा से इनकी वैल्यू देखेंगे, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिजर्व एक्युमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको भी बांट लेंगे। ये एडजस्टमेंट होते हैं जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो भी डिसीड पार्टनर है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो भी शेयर होगा प्रॉफिट में या लॉस होगा डेथ तक। कब तक? डेथ तक, जैसे रिटायरमेंट तक। तो वो उसको वो देखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे भाई कितना शेयर है जाने वाले का, मरने वाले का। उसका अमाउंट डिसीड पार्टनर्स का टोटल पैसा उसको कितना देना है ये देखेंगे। और पेमेंट जो भी होगा उसके हायर को कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, जैसे भी हमने हमारा एग्रीमेंट होगा ऐसी। और इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं बाकी पार्टनर्स, जैसे 3 पार्टनर में एक चला जाएगा, बाकी 2 वो अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये काम होते हैं डेथ में भी। तो ये तो रिटायरमेंट में भी थे, इसमें क्या है, बस इतना ही नया है कि वहां तो पैसा देते थे जाने वाले को, रिटायर होने वाले को, उसके कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पार्टनर तो की तो डेथ हो गई, तो उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा, जो भी उसका वारिस होगा, एग्जीक्यूटर्स होगा, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे मरने वाले का। इतना फर्क है दोनों में। अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा या तो हम एक साथ दे सकते हैं लमसम में। किसको दे रहे हैं? उसके लीगल हायर को। या फिर जो भी ड्यू अमाउंट होगा, जो भी ड्यू अमाउंट होगा उसको क्या कर लेंगे हम, उस ड्यू अमाउंट को किस्तों में देंगे। किसमें देंगे? किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में देंगे। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। अब इसको डिस्कस करते हैं। जब अमाउंट लमसम एक साथ पेड किया जाता है तो एंट्री क्या पास करोगे? डिसीड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट को डेबिट और टू बैंक। क्यों? क्योंकि देखिए जाने वाले का जो भी हिस्सा होगा उसके कैपिटल अकाउंट में से जाने वाले का डिसीड पार्टनर, मरने वाले को क्या बोलते हैं? डिसीड पार्टनर। तो जो डिसीड पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पैसा पहुंचा देंगे डिसीड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और जब पैसा एग्जीक्यूटर को देंगे तब ये एंट्री बन जाएगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट से निकालेंगे और बैंक दे देंगे। कब? ये कब होगी? जब सारा पैसा आप एक साथ दे रहे हो। लेकिन बात है अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? इंस्टॉलमेंट में ये होगा कि उसका जो लीगल हायर है, जो उसका उत्तराधिकारी है, वो क्या करेगा, जो पैसा आपने उसका नहीं दिया है तो उस पर वो 6% पर एनम ब्याज भी लेगा। उसके पास ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे? या तो वो प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है, या तो वो प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है और या इंटरेस्ट ले सकता है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। और अगर एग्रीमेंट था, अगर एग्रीमेंट था तो जैसा भी एग्रीमेंट था ऐसी वो ले लेगा। या तो इंटरेस्ट कितने परसेंट का था उतना ले लेगा, जो भी एग्रीमेंट था फिर तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एग्रीमेंट नहीं था तो उसके पास 2 ऑप्शन है। देखिए ए है, ए की डेथ हो जाती है तो ए का जो एग्जीक्यूटर होगा, मान लेते हैं इसका बेटा है, इसका बेटा है पी। तो इसका बेटा जो पी है, या तो ए का सारा हिसाब अभी कर दो, इसको दे दो पी को। अगर आपने इसका हिसाब नहीं करा, किस्तों में कर रहे हो, तो इसके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, ये आपसे इंटरेस्ट लेगा इस पैसे पे अपने पापा के जिससे आप बिजनेस कर रहे हो। और या वो इंटरेस्ट ना लेकर अगर उसको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो वो कहेगा मुझे तो प्रॉफिट में से हिस्सा दो। दोनों ऑप्शन है। ये कब है? जब एग्रीमेंट नहीं है। और अगर एग्रीमेंट है तो जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब यदि आप इंटरेस्ट दोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू डिसीड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। और जब किस्त दोगे, किस्त का पैसा, ये तो इंटरेस्ट ब्याज देने पर एंट्री होगी जब आप ब्याज दोगे एग्जीक्यूटर को। और जब उसको किस्त दोगे तो जब क्या करोगे? डिसीड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, इस एंट्री को आप पास कर दोगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको जरूर देखें, इसको आप स्टार दे लें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाता है। क्या है देखिए, बात करेंगे हम सेक्शन 37 की। किसकी? सेक्शन 37 की बात करेंगे।
तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कहता है? ये कहता है एज पर द सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग पार्टनर इज अनपेड, यदि यदि ये कहता है, क्या कहता है कि इफ फुल और पार्ट अमाउंट, फुल या तो पूरा पैसा या फिर उसका कुछ भाग आउटस्टैंडिंग पार्टनर का अनपेड रह जाता है, मतलब जो पार्टनर की डेथ होगी उसका पैसा कुछ देना बाकी रह जाता है, थोड़ा सा हो या पूरा हो, तो वहां पर क्या होगा? ही विल बी एंटाइल्ड, उसको अधिकार होगा टू इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, या तो इंटरेस्ट का अधिकार होगा या शेयर इन प्रॉफिट या शेयर इन प्रॉफिट का, इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेबल। और अगर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट पार्टनर दैट इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नहीं पेड किया जाएगा, तो फिर कोई अमाउंट भी पेबल नहीं होगा, ना इंटरेस्ट और ना ही उसको प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। ये तो तब था अगर आपने, कोई जा रहा था और उसको आप, एग्रीमेंट है ही नहीं, पार्टनर की डेथ हो गई और आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा है कि अगर कुछ पैसा रह जाता है मरने वाले का तो उसको हम कैसे देंगे। अगर एग्रीमेंट कर रखा है तो जैसे कर रखा हो, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको अधिकार मिल जाता है, या तो वो इंटरेस्ट लेगा या प्रॉफिट में से शेयर लेगा, कोई से का भी उसको मिल जाता है, उसके एग्जीक्यूटर को अधिकार मिल जाता है। किसके एग्जीक्यूटर को? जिसकी डेथ हुई है उसके। तो ये क्या सिचुएशन है समझिए। ये कह रहे हैं कि देखिए उसको अधिकार है, कह रहे हैं एज पर द ही विल बी एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, जैसा भी एग्रीमेंट है, आपने एग्रीमेंट कर रखा है ब्याज का तो ब्याज दे दो, आपने प्रॉफिट में से देने का कर रखा है एग्रीमेंट, प्रॉफिट दे दो, आपने कुछ नहीं देने का एग्रीमेंट कर रखा है तो वो दे दो, कुछ मत दो। ये तो है किस पर चलेगा? एग्रीमेंट पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, डू नॉट हैव एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब क्या होगा? तब उसके पास दोनों ऑप्शन है, आपसे वो 6% इंटरेस्ट भी ले सकता है अपने पापा के पैसे पर, और अगर वो चाहे तो उसको इंटरेस्ट ना लेकर वो क्या करेगा? वो प्रॉफिट में अपने पापा का हिस्सा ले लेगा, जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेगा। और वो भी कैसे लेगा? वो भी कैसे करेगा? जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको लिखवाएगा पहले कि जी प्रॉफिट को यहाँ रखो, मल्टीप्लाई करो इसमें मेरे पापा का कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना ड्यू है, मेरे पापा का कितना ड्यू है, ड्यू अमाउंट की मल्टीप्लाई करो, और जी टोटल कितना पैसा लगा इसमें, टोटल मतलब जो बचे हुए दोनों पार्टनर थे उनकी कैपिटल, और प्लस मेरे पापा का ड्यू अमाउंट जो भी लगा, इससे डिवाइड कर लो। तो इस तरह से वो क्या ले लेगा? प्रॉफिट में से हिस्सा भी ले लेगा। देखिए ये रहा प्रॉफिट डेथ तक, फ्रॉम डेथ टू जब तक आप उसका पेमेंट कर रहे हैं बैलेंस शीट की डेट तक, और जो उसके पापा का अमाउंट है ड्यू उसकी मल्टीप्लायर, सबका जो पैसा है बिजनेस में, जैसे ए और बी सी पार्टनर थे, ए बी सी, तो बी की डेथ हो गई तो ए का सी की कितनी कैपिटल है वो, और सी का कितना पैसा था बिजनेस में वो, सबसे डिवाइड कर लो। और अगर ये बात दोबारा सुन लो आप, अगर समझ में नहीं आई, देखिए या तो जैसा आपका एग्रीमेंट है ऐसा करो, एग्रीमेंट में जितनी भी इंटरेस्ट हो रुके हुए पैसे पर इंटरेस्ट दे दो मरने वाले को, या फिर आपने एग्रीमेंट कर रखा कुछ नहीं देना मत दो। बट बात जब क्या है, अगर एग्रीमेंट नहीं था, तो अगर एग्रीमेंट नहीं था तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे मरने वाले के एग्जीक्यूटर के पास, वो चाहे तो इंटरेस्ट ले सकता है 6% पर एनम, या फिर अपने जो उसका मरने वाला डिसीड पार्टनर था उसके पैसे पर हिस्सा ले सकता है प्रॉफिट में से। अब इस सिचुएशन को क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको समझ लेंगे तो। देखिए इसको समझिए, यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। तीन पार्टनर थे, लाल बाल पाल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 4:3:2। पाल की मृत्यु हो जाती है 1 अप्रैल 2024 को, और उस डेट पर जो इनकी कैपिटल थी सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद
एक के पास तो 75,000 रुपए आए, एक के पास 65,000 और एक के पास आए 45,000। तो किसकी डेथ हुई? पाल की। तो पाल का कितना अमाउंट है फर्म में? फर्म में निकल कर आया 45,000 रुपए। अब देखिए आगे, लाल और बाल जो बचे हुए पार्टनर है, वो क्या करते हैं? वो करते हैं कैरी ऑन द बिजनेस। बिजनेस को क्या करते हैं? वो चलाते हैं बिजनेस को। डेथ होने के बाद भी, डेथ किसकी हो गई? डेथ हो गई आपके पाल की। पाल की डेथ होगी और बिजनेस को फिर भी चलाया। किसने चलाया? बिजनेस को जो चलाया वो इन दोनों ने चलाया। अच्छी बात है, चलाया। कब तक? 6 महीने तक चलाया, विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पाल को ना दिया कुछ भी पैसा। पाल को कितना देना था? 45,000 रुपए। पाल के तो पैसे दिए ना, और बिजनेस को आगे चलाते रहे। बताओ, पाल की डेथ होगी, बिजनेस को आगे चलाते रहे। तो अब क्या हुआ? जब 6 महीने बिजनेस चलाया, तो 6 महीने से लेकर 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50,000। 50,000 प्रॉफिट कमा लिया। अब कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल टू पाल एग्जीक्यूटर। पाल का जो वारिस है, जो उसका बेटा है, मान लेते हैं बेटा वारिस, जो उसका बेटा है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है ये बताइए। पहली बात, अंडर द सेक्शन 37 एक्ट पार्टनरशिप का जो वो एक्सरसाइज करेगा। यहां पर जो सेक्शन 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें जो प्रोविजन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए क्या क्या अधिकार है इसके पास, फॉल्स के एग्जीक्यूटर के, और कौन से को वो भुनाएगा, कौन से प्रोविजन को वो फॉलो करेगा। अब देखिए कौन से को करेगा। तो वो क्या करेगा? वो देखेगा, पहले देखेगा यार प्रॉफिट कितना हुआ, इंटरेस्ट देखेगा। पहले वो देखेगा कि मेरे पापा के कितने पैसे हैं। मेरे पापा के पैसे हैं 45,000 रुपए। अगर मैं इनसे ब्याज लूं तो 6/12, अगर मैं इनसे ब्याज लूं 6 महीने का और 6% से, तो ब्याज कितना आएगा? ब्याज आ जाएगा भैया आपका, ब्याज आ जाएगा आपका कितना? 1,350 रुपए। तो 1,350 रुपए का ब्याज आ गया। वो ब्याज लगा के देख रहा अपने पापा के पैसे पे कि मेरे पापा का पैसा इन्होंने दिया नहीं है और बिजनेस आगे चलाया, तो इनसे मैं ब्याज लूंगा। कितना ले सकता हूँ? 1,350 रुपए। उसने सोचा दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास। उसने सोचा यार इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया। अच्छा, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया है 50,000। कितना? 50,000। अब ये कह रहा है कि 50,000 जो इन्होंने कमाया है, मैं तो इसमें से हिस्सा लेके देखूं कौन सा ज्यादा आ रहा। तो 50,000 तो हुआ प्रॉफिट। कह रहा मेरे पापा के कितने पैसे हैं? 45,000। और टोटल पैसा बिजनेस में कितना चला? 45,000 तो मेरे पापा के, और उनकी कैपिटल थी किसकी? उन दोनों की। दोनों की कितनी? 75,000, 65,000। तो 1,85,000 रुपए लगे बिजनेस में। तो मेरे पापा का जो हिस्सा आ रहा प्रॉफिट में से, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1,85,000। वो आ रहा है कितना? 12,162। कितना आ रहा है? 12,162। अब आप खुद ही सोचिए, आप उसकी जगह होते क्या करते? एक तरफ तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ब्याज ले लो अपने पैसे पर जो आपके पापा के पैसे थे, या फिर ब्याज मत लो, आपके पापा के हिस्से में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आप ले लो। तो आप कौन सा ऑप्शन पर जाओगे? सोचो आप। एक तरफ मिलने आपको 1,300 रुपए, एक तरफ मिलने आपको 12,162। तो कौन सा ऑप्शन लोगे? आप ऑप्शन दूसरा ही लोगे। इसलिए देखो क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि पाल का जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो बेटा है, बेटा मान के चल रहे हम, वो एक्सरसाइज करेगा सेकंड ऑप्शन की, क्योंकि अमाउंट जो मिल रहा है ऑप्शन में, वो अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या है, एक में कम मिल रहा है, दूसरे में ज्यादा। ब्याज कम मिल रहा है और ब्याज कम मिल रहा है और प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा, तो वो प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा 12,162। तो अ- अब आप इसे क्लियर होगी बात? नहीं हुई तो सुनिए दोबारा देखो। अगर कोई, जैसे मान लेता हूं मैं पार्टनर हूं आपके साथ, और मेरी डेथ हो जाती है, और मेरा बेटा आपसे कहता है कि मेरे पापा का हिस्सा दे दो। कोई एग्रीमेंट आप नहीं देते और बिजनेस को आगे चलाते हो, तो या तो आपने एग्रीमेंट कर रखा होगा कि मुझे कैसे पेमेंट करना है, उसके हिसाब से पेमेंट कर दोगे। और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा। मेरे बेटे के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो इंटरेस्ट ले सकता है मेरे पैसे पे, या फिर दूसरा
जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकता है, जोन सा भी उसको ज्यादा लगेगा। तो यहां पर हमारी डेथ ऑफ अ पार्टनर भी खत्म, हमारा ये भी खत्म। अब ये तो होगी बेसिक, अब जल्दी से इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखता हूं आप इसके आंसर सही से देख पाते हैं या नहीं, आपने कितना सीखा है, चलो पता कर लेते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनरशिप जो है एंड हो जाता है और नया पार्टनरशिप डीड, वो नई पार्टनरशिप डीड जो होती है वो शुरू हो जाती है। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप जो होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है और वो फर्म कंटिन्यू रहती है। तो कौन सी बात सही है? तो देखो भाई, बातें तो दोनों सही कह रहे हैं, बातें दोनों सही कह रहे हैं कि जब डेथ होती है पार्टनर की तो इसका मतलब होता है जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप चल जाती है। और फिर कह रहे हैं कि डेथ का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाना पार्टनरशिप फर्म का। सही बात है, तो दोनों ही बातें सही है, करेक्ट हो, एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका आंसर ए सही होगा। चलते हैं बाकी के क्वेश्चन पर, देखते हैं आपने कितना सीखा है। रिटायरिंग पार्टनर कंपनसेट फॉर फॉरगोइंग हिज प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ ऑल सम ऑफ द पार्टनर हु कंटिन्यू द पार्टनर्स, द कंपनसेट इज पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन। देखिए, अगर कोई पार्टनर जाता है फर्म से तो उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है किसके द्वारा? जिन पार्टनर को गेन हुआ है, जिन पार्टनर को गेन हुआ है वो पार्टनर जाने वाले को कंपनसेट करते हैं, वो पार्टनर जाने वाले को कंपनसेट करते हैं। तो किस रेशो में कंपनसेट करते हैं, किस रेशो में करेंगे? तो वो किस रेशो में करेंगे? जितना इसको गेन होगा। भाई अगर ए बी सी पार्टनर है और ये बी चला जाता है तो बी के जाने से ए को और सी को कितना गेन हुआ, उस गेनिंग रेशो में ये कंपनसेट करेंगे किसको? बी को। तो गेनिंग रेशो में कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? भैया जो नया प्रॉफिट है, नया प्रॉफिट शेयरिंग में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग माइनस कर दो, गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो गेनिंग रेशो कैसे आएगा? न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ओल्ड माइनस कर दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेनिंग रेशो पूछ रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ओल्ड माइनस कर दो। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन बना देते हैं ए। नेक्स्ट देखो, अकुमुलेटेड जो प्रॉफिट होता है, संचित लाभ जो होता है, उसको क्या करोगे? चालू साझेदारों के पूंजी खाते में उनके नए लाभ अनुपात में जमा किया जाएगा, या फिर सभी के, या चालू साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया जाएगा, या फिर क्रेडिट कंचूनिंग पार्टनर, या फिर क्रेडिट टू द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सी आंसर यहां सही होगा कि सभी साझेदारों के खाते में दिया जाएगा। बात समझिए, देखो भाई, जो आपने प्रॉफिट जोड़कर रख रखा है उस पे तो सभी का हक है, जाने वाले का बचे हुए का भी, मतलब ऑल पार्टनर्स को सारा पैसा दिया जाएगा एकुमुलेटेड प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकुमुलेटेड अगर लॉस हुआ तो उसको क्या करोगे? उसको आप डेबिट करोगे। कि क्या डेबिट करोगे? सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट करोगे, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लोगे। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी हो जाएगा। एक्युमुलेटेड लॉस को क्या कर लेंगे आप? एक्युमुलेटेड लॉस को भी आप सभी को डेबिट कर लोगे, सभी की कैपिटल को, जितने भी पार्टनर्स हैं। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे हैं गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्रेडिट की जाती है रिमेनिंग रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो गुडविल है, जो गुडविल है वो गुडविल क्रेडिट की जाती है। देखिए, गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर,
टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर गेनिंग रेशो। गुडविल जो होती है जिसको हम वैल्यूड करते हैं उसको क्या करते हैं, जब कोई साझेदार जाता है तो उसके हिस्से की सीमा तक शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उनके अनुपात में लाभ अनुपात में डेबिट की जाती है। जैसे ए बी सी पार्टनर है, सी जा रहा है तो ए बी को जो गेन हुआ है इसको तो करेंगे डेबिट कैपिटल के अमाउंट को, सॉरी गुडविल के अमाउंट को, और सी को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर गुडविल एग्जैक्ट पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो उसको आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री पास क्या करोगे, तो देखिए जो पार्टनर सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट, सभी पार्टनर्स के अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट। अगर पहले से ही फर्म में क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है, अगर फर्म में पहले से ही गुडविल दे रखी है तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। और और क्या हो जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो गुडविल दे रखी है वो हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि कौन सी गुडविल है, झूठी गुडविल जो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है गुडविल वो है ये होनी नहीं चाहिए, परचेज गुडविल ही लिखनी चाहिए। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है रिटायरमेंट के टाइम तो उसको क्या करोगे, तो उसको आप क्रेडिट कर लोगे रिवलेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को मिल जाएगा, इसका बेनिफिट सभी को मिल जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट फुल या पार्ट अमाउंट पेबल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड। अगर जाने वाले पार्टनर का कुछ पैसा नहीं दिया जाता है, वो अनपेड रहता है, तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम उसके बैलेंस अमाउंट पर, या फिर प्रॉफिट जो भी कमाओगे उसमें से उसको हिस्सा दोगे, या फिर उसको 9% इंटरेस्ट दोगे उसके पैसे पर। तो क्या सही होगा, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है डी में कि भाई दोनों बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों बातें क्या होंगी, कि देखिए या तो उसको अधिकार है कि या तो वो, या तो एग्रीमेंट होगा जो भी एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है ये तब की बात है, तो तब क्या करोगे, कह रहे हैं ना देयर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है ये लिख रहा, देयर इज नो एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट नहीं है तो वो या तो 6% इंटरेस्ट ले लेगा और या जो भी प्रॉफिट में से हिस्सा है उसको ले लेगा। इसका मतलब वो दो ऑप्शन है उसके पास, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं तीन पार्टनर हैं, तीनों की जो कैपिटल है, कह रहे हैं चंद्र आर पार्टनर इन द फर्म विद द कैपिटल ऑफ 50,000, 70,000, 80,000 रेस्पेक्टिवली। 31 मार्च 22 को अमे डिसाइड करता है पार्टनरशिप से जाने का, 22 को। तो विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेड टू द अमे ऑन हिज रिटायरमेंट। अमे के रिटायरमेंट पर अमे को कितना पैसा दिया जाएगा, और यहाँ पर जनरल रिजर्व में 75,000 रुपया है भी, जनरल रिजर्व में 75,000 रुपया बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है। ठीक है, और गुडविल जो है वैल्यूड वो 30,000 की गई है, और गेन जो है रिप्लेशन पर वो कितना हुआ है, 24,000 हुआ है। अब बताओ उसको कितना पैसा दोगे आप। तो भाई देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए कौन जा रहा है, अमे जा रहा है। ठीक है, अमे जा रहा है तो अमे के रिटायरमेंट पर उसकी कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, 50,000 तो है उसके कैपिटल अकाउंट में, 50,000 तो है उसके कैपिटल अकाउंट में, वो ये लेकर जाएगा। दूसरा रिजर्व में से अपना हिस्सा लेके जाएगा, तीनों में 2500 रुपए बटेंगे, 2500 रुपए तीनों को मिल जाएंगे। तो इसे कितने मिलेंगे, 2500 रुपए यहां से मिल जाएंगे इसको। दूसरा 30,000 की गुडविल थी, गुडविल में से इसका तीसरा हिस्सा 10,000 का इसको गुडविल मिल जाएगी, तो 10,000 की क्या मिल जाएगी, इसको गुडविल मिल जाएगी। और 24,000 में से इसको प्रॉफिट 8,000 का इसको प्रॉफिट मिल जाएगा, 8,000 का इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कितना लेकर जाएगा ये, 500 और 8 तो 10 और 6 7, मतलब 70,500 रुपये लेकर जाएगा कौन, हमें। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कर लें।
रिया, रीता, रीनू, तीन पार्टनर है। 31 मार्च को रीनू रिटायर हो जाती है। उसको जो है 2,17,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उसके लोन अकाउंट में। रीनू एग्रीड होती है इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। रेट ऑफ द इंटरेस्ट वुड बी पेड टू रीनू एज। तो बताइए, अगर वो इंटरेस्ट लेगी, अगर वो ब्याज लेगी इस पैसे पर, अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हो आप, भाई रेनू जा रही है अभी, उसको पैसा दे दो। अगर रेनू को आप पैसा नहीं दे रहे हो, वो जा रही है, तो आप क्या करोगे? वो रेनू क्या करेगी? वो रेनू आपसे ब्याज ले सकती है। किस रेट से ब्याज लेगी? तो 6% पर एनम से वो ब्याज ले सकती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, उनका पार्ट प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3-1 में। सी रिटायर हो जाता है। कह रहे हैं इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी टेक शेयर, इफ ए एंड बी टेक शेयर, if A and B take share, if A and B take share of retiring partner equally, new profit sharing ratio will be। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? तो देखिए, जब वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? जब वो इक्वली ले रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या होगा। देखिए कौन है यहाँ पर, कौन बचा यहाँ पर? आपका ए एंड बी, मतलब सी जा रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? सी। इन द रेशो दिस सी रिटायर हो जाता है। चलो तो ए बी का देखते हैं। देखिए ए और बी है, सी तो जा रहा है। ए बी को पहले कितना मिलता था? ए को पहले मिलता था 3/6, 3-3-6। और बी को कितना मिलता था? पहले बी को मिलता था 2/6। अब इसको और कितना मिलेगा? अब इसको मिलेगा आधा आधा। किसका ले लेंगे? जाने वाले का। जाने वाला कौन है? जाने वाला है सी। सी को कितना मिलता था? सी को मिलता था 1/6। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 1/12 और 1/12। आधा करने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दे करो नीचे, ऊपर नहीं, क्योंकि आधा करना है। आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 1/12, 1/12 आ गया, तो इसको भी मिल जाएगा 1/12 और इसको भी फालतू हो गया 1/12, इसको भी 1/12। तो नया रेशो क्या हो जाएगा? 12 लिया एलसीएम, तो 6 से इसको काटा, 2 आया, 2 की इसमें करेंगे 6 और प्लस 12 से 12 कट गया 1, तो ये आगे इसका 7-12। ठीक है। और दूसरे का अगर एलसीएम लेंगे 12, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 4 प्लस 12 से काटेंगे 1, तो ये आ जाएगा 5/12। तो 12 से 12 हटा दीजिए, क्या बचा? 7 और 5। तो क्या हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तीन पार्टनर है, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इस तरह से वो प्रॉफिट बांटते हैं। सी रिटायर हो जाता है और अपने कैपिटल जो उसका बैलेंस है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, तो उसका जो शेयर है रिवोल्यूशन में वो कितना होता है? 2,50,000। सब कुछ टोटल करने के बाद उसका कितना हिस्सा निकलता है? 2,50,000 रुपए। सी को पेड किए जाते हैं 3,22,000। भाई ये फालतू क्यों दे रहे हो? तो पूछ रहे हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर भी है गुडविल में। तो बताइए अमाउंट ऑफ क्रेडिट सीज कैपिटल अकाउंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल विल बी। तो गुडविल का कितना क्रेडिट किया जाएगा सी के यहाँ पर? तो गुडविल यहाँ पर कितनी है? छुपी हुई है। तो सीधी बात है, 3,22,000 आप उसको दे रहे हो, देने कितने थे? 2,50,000 रुपए देने थे। तो फालतू कितना दे रहे हो आप? 72,000 फालतू दे रहे हो उसको। तो ये 72,000 क्या है? यही तो आपकी गुडविल है, ये उसकी गुडविल का हिस्सा है। तो उसको जो गुडविल दोगे आप, उसको जो आप गुडविल दोगे वो कितने दे दोगे उसको गुडविल? तो बस यही बताना था। 72,000 आप उसको गुडविल दे दोगे। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। कि पेमेंट तो निकल रहा है 250 दे रहे हो, फालतू फालतू क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये हिडन गुडविल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका? आज पूरा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा आपके। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स होता है ओल्ड पार्टनरशिप तो एंड हो जाती है और नई पार्टनरशिप अफेक्ट में आ जाती है। बात सही कह रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब है पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाना। पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है रिटायरमेंट में। बिल्कुल बात सही है। तो दोनों ही बातें सही कह रहे हैं। ये तो यहाँ तो ये दोनों ही बातें क्या कर रहे हैं? दोनों ही बातें सही कह रहे हैं। तो जब दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या कहा गया है? कह रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर फर्म्स गेन ऑन रिवलेशन एसेट रीएसेट लाइबिलिटी विल बियर लॉस रिवलेशन। जो पार्टनर होता है रिटायरिंग पार्टनर, वो क्या करता है? वो अपना प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेगा, और अगर एसेट की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, वैल्यू कम या लाइबिलिटी कम ज्यादा होती है, मतलब या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो रीवैल्यूएशन के टाइम, तो उसको भी लेता है। हाँ जी, लेता है, बात सही कह रहे हैं, दोनों को लेता है। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट बियर लॉस इफ अप टू द डेथ ऑफ रिटायरमेंट। और जब तक रिटायरमेंट होता है तब तक का प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा, लॉस में भी हिस्सा लेगा, ये भी बात सही कह रहे हैं। वो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा और लॉस में भी हिस्सा लेगा, ये भी बात सही है। तो जब बातें सही हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एक ही बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन यहाँ पर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट गेट ए शेयर फ्रॉम द गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द फर्म। कह रहे हैं जब रिटायर पार्टनर होता है, वो क्या नहीं लेता? गुडविल नहीं लेता फर्म की अपने रिटायरमेंट पे। क्या ऐसा है? नहीं, गलत कह रहे हैं। ऐसा है कि वो गुडविल नहीं लेगा? गुडविल तो वो जरूर लेगा। तो ये पहला हो गया गलत। दूसरा देखो, रिटायरर पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल में से भी हिस्सा लेगा, और ही फॉरगॉन हिज शेयर। हिज शेयर क्या है? ये है शेयर। हिज शेयर, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म को इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि देखिए वो गुडविल जरूर लेगा। क्यों गुडविल लेगा? क्योंकि वो अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर के फेवर में छोड़कर जा रहा है। तो पहला तो है गलत, दूसरा है सही। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। ए तो है गलत लेकिन आर है सही, तो ऑप्शन होगा डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से हो गया। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी अब आप इसमें गलती नहीं करोगे, बिल्कुल सारे आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, डिसाइड रिटायरिंग पार्टनर, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अतिरिक्त इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑल्सो सैक्रिफाइड, यदि जो पार्टनर बचे उनमें से भी कोई सैक्रिफाई कर रहा है, तो उसको जाने वाले के साथ साथ गुडविल जितना भी उसका हिस्सा होगा, सैक्रिफाइड वाला पार्टनर उसको कंपनसेट करेगा। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी जा रहा है तो बी को तो कंपनसेट करेंगे करेंगे क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सी को भी सैक्रिफाइड हो जाता है, इसको भी सैक्रिफाइड करता है सी, तो इसका मतलब ये अकेला ए बी को भी देगा और सी को भी देगा। तो ये बात सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, गुडविल इज पेड द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाई प्रॉफिट शेयर। जो गुडविल है वो गेनिंग पार्टनर के द्वारा सैक्रिफाई पार्टनर को दी जाती है, यह भी बात सही है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी ये सही दे रहे हैं। और आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्या होगा? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कंबाइंड प्रॉफिट शेयर होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, मेन नॉट टू बी चेंज, वो चेंज नहीं होता है। क्या ऐसा है? अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा बचे हुए पार्टनर का, मतलब बचे हुए पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर का, वो चेंज नहीं होता है। दूसरा, वो चेंज नहीं होता है ये कह रहे हैं वो। तो बताइए क्या वो चेंज नहीं होता है? बताइए क्या वो चेंज नहीं होता है? ये तो गलत कह रहे हैं, वो तो चेंज हो जाता है। भाई अगर पहले तो 3-2-1 में प्रॉफिट ले रहे थे, मतलब 3-2-1 का मतलब है 3-6, 2-6 और 1-6, और जब बीच वाला चला जाएगा तो फिर तो क्या रह जाएगा? 3-1। तो फिर तो अपॉन नीचे क्या आएगा? 4 और 4, तो ये तो चेंज हो जाता है। तो ये गलत कह रहे हैं। दूसरा, रिमेनिंग या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर,
टेक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर रिटायरिंग पार्टनर इन दियर इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीजेस, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बात क्या है, सही कह रहे हैं भाई, बचे हुए पार्टनर्स का तो शेयर बढ़ ही जाता है जब एक चला जाता है। इसका मतलब पहला गलत, दूसरा था सही, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। और यहां पर हम लेते हैं आपसे विदा। आपका आज पूरा ये पार्टनरशिप भी, यहाँ जितना आपका एलटी ग्रेड में आना था वो तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब आपका नया टॉपिक होगा और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगती है कि इस प्रकार की वीडियो बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नए क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।